चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो बढ़िया तरीके से देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ कब? 15 जनवरी 1995। ये मेरा बर्थडे नहीं है बच्चों, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बर्थडे है। किसने एस्टैब्लिश किया? मेंबर नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ऑफ नेशंस ने मिलकर क्या किया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। कहां पे? जिनीवा। ये जिनीवा कहां है सर? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पता है ना, जहां पे आपको घूमने जाने का ड्रीम होता है। हाँ बच्चों, ये वही स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज नोट करके रखनी है। किसने बताई है वो चीज? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने क्या कहा है? इंटरनेशनल समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजंस व्हिच विल बाइंड अस, एंड इफ वी आर नॉट प्रेजेंट इन सच अ समिट वी मे बी हर्ट बाय द डिसीजन टेकर। यानी अगर इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है ट्रेड के रिगार्डिंग, अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो वो हमें ज्यादातर हर्ट कर सकती है। किस तरह से? ट्रेड के रिगार्डिंग। वैसे हमें इस तरह से तो कोई हर्ट कर ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हुए देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स देखने जाओगे ना तो बहुत से सिंपल है कि सिर्फ कहा गया है कि रिमूव कोऑर्डिनेट एंड सॉल्व। ये 4 पॉइंट ही याद रखने हैं आपको। किस तरह से है? फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग, यानी कि जो एरर्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, प्रॉब्लम्स है ग्लोबल ट्रेडिंग की रिगार्डिंग, यानी कि वर्ल्ड में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके रिगार्डिंग, तो वो सारे एरर्स को, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाए। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड पॉइंट है बच्चों, टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। आपको पता है ना, 16th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। यहाँ पे क्या करने आई थी बच्चों? ट्रेड। बाद में क्या करने लगी? रूल। तो इसके रिगार्डिंग सारे कंट्रीज अपनी अपनी प्रोटेक्शन पॉलिसी बना के रखते हैं और फॉरेन ट्रेड को अवॉइड करते हैं। तो ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट कर पाए और प्रोटेक्शन पॉलिसी को रिमूव कर पाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है किसका बच्चों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा, टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है मॉनेटरी की, मूवमेंट की, तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का ऑब्जेक्टिव किसका है बच्चों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और इसे ये बेहतर तरीके से निभाते हैं। फोर्थ पॉइंट और हमारा लास्ट पॉइंट है, टू सॉल्व द ट्रेड रिलेशन डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर कोई भी दो कंट्री के बीच में ट्रेड के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे सॉल्व करने का काम कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हम कहते हैं टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड। सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव कौन रखता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म होते हैं। हर किसी के कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, उसी तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ फंक्शंस है जो 4 पॉइंट्स में हमें दे रखे हैं और बढ़िया तरीके से आपको यहीं पे याद रख लेने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, टू सेट अप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंटेड रिलेटेड टू इट। ये क्या कहना चाहता है कि भाई वर्ल्ड वाइड किस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए, ट्रेड रिलेशन किस तरह से बिल्टअप हो गए, दो कंट्री के बीच में या तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के किस तरह के रिलेशन होने चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए दूसरी कंट्री के साथ में। ये स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है बच्चों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको पता है कि स्कूल में टाइम टेबल कौन बनाते हैं? प्रिंसिपल्स। और इंप्लीमेंट भी कौन करवाते हैं? प्रिंसिपल। उसी तरह से जो स्ट्रक्चर ऑफ इंप्लीमेंटेशन है एग्रीमेंट का मल्टीनेशनल ट्रेड के लिए, वो कौन बनाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उसे इंप्लीमेंट करवाने का काम भी कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका बच्चों क्लियर होता है। तो अब देखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ विटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। क्या कहना चाहता है ये? फिर से पढ़ो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस प्ले अ विटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड, यानी कि अगर कोई भी चीज के लिए डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो अगर डिबेट हो रही है कोई भी रूल्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अनबायस यानी फेवरेटिज्म के बगैर वो क्या करता है? जस्टिस करता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए,
और नेगोशिएट करवाता है, डिस्कशन करवाता है और फाइनली प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिबेट एंड डिस्कशन के लिए, किसके लिए, मल्टीनेशनल ट्रेड के लिए। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंकरेज करता है अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी फेवरेटिज्म की पॉलिसी वो फॉलो नहीं करता। फेवरेटिज्म क्या कि भाई अगर मैं सोनिया गांधी हूं तो मेरा बेटा पप्पू, मेरा बेटा राहुल गांधी ही क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं। अगर काबिलियत नरेंद्र मोदी में है तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी। सिंपल सी बात है, यहां तक आपको समझ में आ गया, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था आपके लिए। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी। हर कंट्री अपनी खुद की नेशनल पॉलिसी फॉलो करते हैं, ये तो सिंपल बात है, लेकिन इट ऑब्जर्व देम एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट। तो इसका इस फंक्शन से क्या लेना देना है, सोचो, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री की नेशनल पॉलिसी को स्टडी करती है, ऑब्जर्व करती है, फिर उसके रिगार्डिंग क्या करती है, सजेशंस प्रोवाइड करती है कि अगर आप ये करोगे तो ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, इंटरनेशनल ट्रेड इससे प्रमोट होगा। तो ये सारे सजेशंस इंप्रूवमेंट के लिए कौन देती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारे फंक्शंस मिलाकर क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड एक्सपांड होता है। तो आपको बच्चों फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो गए और फंक्शन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और फंक्शन तो हमने देख लिए, साथ में हमें यह भी पता चल गया कि 1995 में जिनीवा में एस्टैब्लिश हुआ है वो, लेकिन उसकी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आई वो अब हमें देखना है। उसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट है। आपको पता ही है कि इंडिया मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जब से वो स्टार्ट हुई है, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिले, क्या हमने एक्वायर किया, ये सारी चीजें अब हमें समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट पॉइंट, इंडिया कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड ट्रेड 0.5%. Our export have increased tremendously due to increase in international trade, and result India's contribution in world trade has increased by 1%. हमारा पहले वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन था 0.5%, जो इंक्रीज होकर कितना हो गया है बच्चों, 1%। तो ये एक पॉइंट आपको याद रह गया कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया 0.5% से 1%। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, बीइंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लॉथ्स ऑफ आवर कंट्री हैज इंक्रीज, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जब से हम मेंबर बने हैं तब से हमारे रेडीमेड क्लॉथ्स की डिमांड फॉरेन मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए तो हम क्या कर पाते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट कर पाते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों थर्ड पॉइंट में हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, इंडिया एबल हुआ है किसके लिए, इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आपको पता ही है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ मटेरियल के साथ में एग्रीकल्चर और उसके सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अब हम क्या कर पा रहे हैं बच्चों, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण। हमारा लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जो समझते हैं हम बच्चों, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट pressure on imports has reduced and foreign investment has been increased in foreign exchange. Thus, as a member of World Trade Organization, India will not only get above mentioned but benefit also has to comply with some conditions. It is especially depends on how fast India increases its infrastructure facility and how developed countries treat India. तो अब मैं इसे डिटेल में समझाता हूँ बच्चों। इंक्रीज हुआ हमारा एक्सपोर्ट, तो प्रेशर जो था इंपोर्ट्स पे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना स्टार्ट हो गया। उससे क्या हुआ बच्चों, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आने लगा, इट मींस की डॉलर्स, पाउंड्स, बहुत से पैसे। चलिए, तो उसी के साथ जब हम मेंबर बने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये सारे बेनिफिट हमें मिले, लेकिन ये किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी कंडीशंस पे। जैसे कि हम कहे कि हमारे पास कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, उस तरह से हमें ट्रीट किया जाएगा, किससे, डेवलप कंट्री से। अगर हमारे यहाँ बैंकिंग की सर्विस, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये बहुत सी फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तो उतना ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन उस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट आपको बच्चों क्लियर हो जाने चाहिए कि इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट, प्रेशर अब रिड्यूस हो गया है इंपोर्ट पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो गया,
और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ही हम मेंबर बने हैं तो ये बेनिफिट तो मिले हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए कुछ कंडीशंस, जैसे कि कितना फास्ट हम इंडिया वाले इंक्रीज करते हैं सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो बच्चों यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया।